टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यानी यहाँ पर क्या होता है, कंपनी जो है वो शेयर्स को एक तरह से एमआरपी से ऊपर में बेचती है। एमआरपी मतलब उसका नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, व्हेन अ कंपनी इश्यूज अ शेयर एट अ प्राइस व्हिच इज अबव इट्स फेस वैल्यू इट इज सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। यानी जब भी कंपनी अपने फेस वैल्यू से ऊपर में शेयर को बेचता है उसको बोलते हैं कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, if a share of the face value rupees 10 is issued at rupees 12, rupees 2 will be premium on the share। यानी अगर 10 रुपया का शेयर कंपनी 12 रुपया में लेके आता है तो इसका मतलब जो शेयर है वो 2 रुपया प्रीमियम पे बिक रहा है। There is no legal restriction on the issue of shares at premium। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कितना प्रीमियम में बेच सकते हैं। मेरा कंपनी का जैसा रेप्यूटेशन होगा हम उसके हिसाब से प्रीमियम में बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड शेयर होल्डर्स खरीदने के लिए राजी हो। द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये सब पता होना चाहिए कि जो प्रीमियम में हम लेते हैं शेयर होल्डर से वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। एंड एज सच must be credited to a separate account called security premium reserve account। यानी ये रुपया के लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट खोलते हैं। इस अकाउंट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन आता है इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाना चाहिए। इट मस्ट बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट on the equity and liability side under the head reserves and surplus। यानी इक्विटी और लाइबिलिटी के अंदर में रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के एक हेडिंग आता है, उसके अंदर में इसको दिखाना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वर्सेस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the amount of premium received should be credited to security premium account, whereas Schedule 3 of the Companies Act 2013 has given a head security premium reserve। Students may use either of the two terms while making the journal entry। यानी जर्नल एंट्री करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे वो भी राइट है, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं वो भी राइट है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में अलग अलग सेक्शन में वो लोग अलग अलग नाम दिया है, तो हम लोग दोनों नाम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलती क्या करता है स्टूडेंट लोग जनरली, जिसके लिए उनका मार्क्स कट जाता है, वो लोग लिख के आ जाता है शेयर प्रीमियम अकाउंट। शेयर प्रीमियम नहीं है, ध्यान देना, इट्स अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं है। स्टूडेंट लोग बहुत बार गलती से शेयर प्रीमियम अकाउंट लिख देता है, वो गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जो अपने अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। देखो क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 the amount of securities premium reserve may be used only for the following purpose। किस किस काम में यूज कर सकते हैं, ये 5 के अलावा कोई छठा काम में यूज नहीं होगा। तो वो 5 काम क्या क्या है। पहला, इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने में काम आएगा। दूसरा, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, यानी किसी भी तरह का कोई खर्चा है, कमीशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, ये सब को राइट ऑफ करने में हम इस खर्चा को ये कमाई को यूज कर सकते हैं। नंबर 3, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अगर हम चाहें तो इस पैसा से शेयर होल्डर को बोनस में शेयर दे सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर। नंबर 4, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, यानी जो रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर करेंगे या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे
तो वहां पर अगर हम प्रीमियम कुछ देते हैं, रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा चुकाना। तो मान लो अगर हम लोग डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब जब मैंने डिबेंचर इशू किया था तब मैंने पैसा लिया था, अब मैं डिबेंचर रिडीम करना चाह रहा हूं तो मुझे पैसा चुकाना होगा। तो जब पैसा चुकाएंगे तो अगर मान लो हम लोग बोलते हैं कि हम आपको 5 रुपया पर डिबेंचर एक्स्ट्रा अपनी खुशी से देना चाहते हैं, तो अगर खुशी से हम प्रीमियम पेबल करेंगे, यानी 100 रुपया का डिबेंचर के बदले हम 105 रुपया चुकाना चाहते हैं, तो वो जो 5 रुपया हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, वो 5 रुपया का भरपाई कहां से होगा? वो 5 रुपया का भरपाई यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से होगा। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम राइट ऑफ कर सकते हैं उस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। एंड पांचवा, फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। सर बाईबैक ऑफ शेयर क्या होता है? बाईबैक का मतलब ये होता है अगर कंपनी चाहे तो अपने ही शेयर को बाजार से वापस खरीद सकता है, इसको बोलते हैं बाईबैक। शेयर होल्डर को बोलता है देखो भैया बाजार में 50 रुपया है मेरे शेयर का दाम, मैं 60 रुपया में खरीदना चाहता हूँ, जिसको मेरा अपना शेयर देना है मेरे को दे दो। तो क्या करती है कंपनी? अपना शेयर खुद बाईबैक कर लेती है बाजार से महंगे रेट पे, ताकि लोग कंपनी को उसका शेयर दे दें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बाईबैक। फॉर बाईबैक ऑफ इट्स शेयर अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68। तो यानी सेक्शन 68 के हिसाब से चाहे शेयर बाईबैक करे या डिबेंचर बाईबैक करे, कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी अगर वो बाईबैक करता है कंपनी, तो उसका पेमेंट करने में ये वाला कमाई को यूज किया जा सकता है। क्लियर? ये 5 नाम एकदम याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हम लोग कहां कहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं, और इस 5 के अलावा कोई छठा जगह यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम मे बी चार्ज्ड बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय भी चार्ज कर सकता है प्रीमियम का पैसा, और ऑन अलॉटमेंट, या फिर अलॉटमेंट में भी कर सकता है, इवन विथ कॉल्स, कॉल्स के समय भी कर सकता है। कंपनी का जब मन वो एक्स्ट्रा वाला पैसा मांग सकता है। फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी। तो अगर एप्लीकेशन मनी के साथ हम लोग को प्रीमियम मिल जा रहा है तो कौन सा एंट्री पास करेंगे? पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। और नेक्स्ट एंट्री आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलता हूं कि एक ही शेयर है, तो एक शेयर पे अगर मुझे लेना था 3 रुपया पर मैंने लिया 5 रुपया, तो मेरे को यहाँ 5 मिलेगा। और यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन में 5, कैपिटल में 3, प्रीमियम में 2। समझ में आया कैसे एंट्री होगा? एप्लीकेशन में लिखेंगे 5 रुपया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5, टू शेयर कैपिटल 3, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2। नरेशन क्या होगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हुआ अगर मेरे को प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ मिलेगा तब। अगर मेरे को वो अलॉटमेंट के साथ मिलेगा तो क्या करेंगे? तो देखो क्या लिखेंगे, if the amount of security premium is received along with allotment money, the following entries will be passed. Share allotment account debit to share capital to security premium reserve। और फिर जब पैसा मिलेगा when allotment money is received तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मान लो अलॉटमेंट में मिला 5 रुपया, मेरे को चाहिए था 3 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम का मिला, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपया टू शेयर कैपिटल 3 रुपया टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपया। और बैंक में लिखेंगे पूरा 5 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5 रुपया। इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ नोट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं नॉर्मली इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एज टू व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीवेबल। तो नॉर्मली क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें एप्लीकेशन में मिलेगा कि अलॉटमेंट में मिलेगा कि कॉल में मिलेगा। दैट इज ईदर इट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन और ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है कि कब मिलेगा,
it is assumed that security premium is due along with allotment. तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है मेरे को, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि अलॉटमेंट के साथ ये पैसा मेरे को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ सर। ओके, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो क्या लिखा है, Spencer Paints Limited was registered with an authorized capital of rupees 50 lakhs, divided in 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Company issued 2 lakh equity shares at a premium of 3 per share, payable as follows. 4 रुपया एप्लीकेशन में। तो अपने लोग देखो, ये क्वेश्चन जब रीड करेंगे ना, रीड करते करते अपने डेटा को डायग्रामेटिक फॉर्म बना लेंगे, ताकि क्या हो कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार क्वेश्चन रीड करना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक बार रीड करते हुए ये पूरे क्वेश्चन को डायग्रामेटिक बना लें कि 10 रुपया का शेयर है, मेरे को कैसे मिल रहा है, 4 रुपया मिल रहा है एप्लीकेशन में, 5 रुपया मिल रहा है अलॉटमेंट में, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितना था, 3 पर शेयर। तो मेरे को मिल रहा है 2 + 3, 5 रुपया जो मिल रहा है उसमें 3 रुपया प्रीमियम का है। ठीक है, एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड कॉल, तो 2 रुपया 2 रुपया, तो 4 2 6 2 8 2 10, 10 रुपया का पूरा हिसाब मिल गया, और 3 रुपया जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में +3 कर दिया। तो क्या है, पूरा क्वेश्चन मेरे आंख के सामने आ गया कि किसमें कितना रुपया हम लोग को मिल रहा है, और कितना शेयर इश्यू कर रहे हैं हम लोग, 2 लाख शेयर। तो उसको भी यहाँ पर लिख लो, ध्यान रहेगा कि 2 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, 10 वाला। पेमेंट कैसे लेंगे, 4 रुपया अलॉटमेंट में, 2 + 3, फिर 2 and 2। उसके बाद ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर को हमने सब्सक्राइब कर लिया, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 75,000 which were fully written off against security premium। तो शेयर को इशू करने में 75,000 रुपया खर्चा लगा, उसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा कमाई हुआ उससे एडजस्ट कर दिया। तो अब एंट्री कैसे होगा, देखो, पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना रुपया मिलने का था, 2 लाख शेयर पे 4 रुपया करके, तो 8 लाख रुपया एप्लीकेशन का मिल गया। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना रुपया मिलेगा, 2 लाख शेयर पे मिलेगा मेरे को 5 रुपया अलॉटमेंट में, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख रुपया हो गया, जिसमें कैपिटल के हिस्सा में आएगा 2 लाख इंटू 2, और प्रीमियम के हिस्सा में आएगा 2 लाख इंटू 3, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 4 लाख रुपया, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया 6 लाख रुपया। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पूरा का पैसा मिल गया था, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख रुपए। उसके बाद कॉल में कितना मिलेगा, कॉल में मिला 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, 2 रुपया सेकेंड कॉल में, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर पे 2 रुपया करके 4 लाख रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए। उसके बाद इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। फिर अपने को पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख रुपए। तो यहां तक अपने को शेयर का इशू का सारा काम हो गया। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस का 75,000 रुपया खर्चा हुआ, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 रुपया, और इस खर्चा को हमने राइट ऑफ कहां से किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया है, तो एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो समझ में आया राइट ऑफ का एंट्री क्या किया जाता है, क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? हमेशा, साक्षी? नहीं सर।
एंट्री समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, अब इसका लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे पोस्टिंग होगा वो देखो। तो हम लोग बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में जितना जितना रुपया मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में मिला 4 लाख रुपया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मिला 10 लाख रुपया, कॉल में मिला 4 लाख रुपया फर्स्ट कॉल में, और 4 लाख रुपया हम लोग को मिला सेकेंड कॉल में। तो ये चारों एंट्री हम लोग कर दिए। खर्चा कितना हुआ? 22 शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 75,000 रुपया लगा। बैंक में रुपया कितना है? 25,25,000 रुपया है। अब इसका बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट ऑफ स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड एज एट डैश 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 पर्टिकुलर्स नोट करंट ईयर प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट में यहाँ पर करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए। भले ही प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग को कॉलम बनाना पड़ेगा। फिर सबसे पहला रोमन 1, उसके अंदर उसमें आएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए आ गया शेयर कैपिटल, बी आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2। फिर कॉलम 2 मतलब ये रोमन 2 आ जाएगा असेट्स, उसके अंदर आएगा करंट असेट। सर हाँ सर, नोट नंबर देना कंपलसरी है क्या? मतलब नंबर लिखना कंपलसरी है? हाँ, तुम ये डेटा, ये 20 लाख रुपया कहाँ से आया? इसका वर्किंग नोट तो तुम ठीक है करेगा सर। ना। ये 20 लाख हाँ रुपया अभी हम लोग यहाँ पुट नहीं कर सकते, नीचे वर्किंग नोट करेंगे तब तो आएगा ये अमाउंट। हाँ समझे? तो असेट्स हो गया, असेट ठीक। के अंदर करंट असेट, करंट असेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो नोट नंबर 3 दे रही है। अब ये तीनों का वर्किंग नोट करने के बाद अमाउंट का पता चलेगा। तो देखो नोट टू अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहला शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल में अथराइज्ड लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स है उसका, तो ये 50 लाख हो गया अथराइज्ड कैपिटल। फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल हो गया 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 20 लाख रुपए। फिर नंबर 2 आया रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर में लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो आ गया 5,25,000 रुपये। 5,25,000 कैसे आया? 6 लाख रुपया का प्रीमियम रिजर्व मिला था और 75,000 रुपया का राइट ऑफ कर दिए थे खर्चा को, तो नेट बचा 5,25,000। और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर दिखाएंगे कैश एट बैंक, और उसका अमाउंट 25,25,000 अभी बैंक अकाउंट जो बनाए ऊपर में वहां से पता चला हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पर जो बैंक अकाउंट अपने बनाए हैं, ठीक है, 25,25,000 रुपया वहां से पता चल गया हम लोग। अब ये अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, शेयर कैपिटल में आ गया 20 लाख रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 5,25,000, टोटल 25,25,000, और यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 25,25,000, दोनों टैली हो गए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है ये लोग बैलेंस शीट ऑफ स्पेंसर्स लिमिटेड, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर लिखना एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट या बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट के बगल में ब्रैकेट में लिख देना एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये पूरा बैलेंस शीट तो हम लोग बना नहीं रहे, तो बैलेंस शीट लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट वर्ड लिखना जरूरी है। क्लियर? हाँ सर। अब आते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। इसका क्या नियम है देखो। When a share is issued at a price which is less than its face value, it is said that it has been issued at a discount. For example, if a share of nominal value rupees 100 is issued at rupees 95, it is said to have been issued at a discount of 5%. बट नया नियम क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, कंपनी लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, companies could no longer be permitted to issue shares at a discount. The only shares that could be issued at a discount are sweat equity shares, wherein shares are issued to the employees or directors in lieu of their services under section 54. तो यानी शेयर को डिस्काउंट पे इशू होना बैन कर दिया गया है। अब हम लोग कोई भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो एक तरह से हम लोग के लिए ये फायदा हो गया कि हम लोग को ये वाला टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 ही टॉपिक हम लोग के सिलेबस में है,
issued at par and issued at premium. अब एक नया केस देखते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जितना का हम लोग इश्यू करना चाहते हैं सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, वो तो अच्छी बात है। पर अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, मैं बेचना चाहता हूं 2 लाख शेयर पर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया सिर्फ 1,80,000 शेयर, तो 20,000 शेयर का क्या होगा? 20,000 शेयर अंडर सब्सक्राइब कहलाएगा। तो हम लोग को सिर्फ 1,80,000 को कंसीडर करते हुए सारा जर्नल एंट्री को पास करना है। तो देखो क्या लिखा है, समटाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। Such an issue is said to be undersubscribed. In such a case, the accounting entries are made on the basis of number of shares applied for. यानी जितना शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किया उसी के बेसिस पे सारा एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ देखो शिवा लिमिटेड का एक डिटेल दिया हुआ है। शिवा लिमिटेड issued 20,000 shares of ₹10 each at a premium of 10%. Payments were to be made as follows. एप्लीकेशन में ले रहा है 5 रुपया, तो टोटल ये लोग चार्ज कितना कर रहे हैं? 10 रुपया का शेयर, 10% प्रीमियम यानी 11 रुपया। 11 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम है, तो ये 5 रुपया को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये 4 + 1 हो जाएगा, 4 रुपया हो गया एप्लीकेशन का, 1 रुपया हो गया प्रीमियम। फिर अलॉटमेंट में ले रहा है 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ले रहा है 2 रुपया। एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स एंड वेर एक्सेप्टेड। All money was duly received. तो मैं बेचना चाहता हूं 20,000 शेयर पर पब्लिक ने अप्लाई किया ओनली फॉर 18,000 शेयर्स। तो मेरे को अब सोचना है कि मेरा 18,000 शेयर का बिक्री होगा, उसके हिसाब से सारा एंट्री पास करना होगा। अब एंट्री क्या होगा देखो, सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। Money received on application for 18,000 shares at the rate of 5 each, including premium. तो 18,000 into 5 हो गया 90,000 रुपया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो रिजर्व में कितना जाएगा? 18,000 into 1, कैपिटल में जाएगा 18,000 into 4 और ऊपर में था 18,000 into 5। तो 90,000 में से 72,000 रुपया 18,000 into 4 चला जाएगा कैपिटल में, 18,000 चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 72,000 रुपया, क्यों? 4 रुपया था अलॉटमेंट में भी, तो सेम 18,000 into 4। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 72,000 रुपया पूरा मिल गया। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिला 2 रुपया, तो 18,000 into 2 करेंगे तो आ जाएगा 36,000। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000 into 2 36,000 और लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000। अब आता है बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो सेम बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड, बैलेंस शीट के बगल में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलना। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ शिवा लिमिटेड एज एट पर्टिकुलर्स नोट करंट ईयर प्रीवियस ईयर। पहला रोमन 1 इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड। फिर नंबर ए में शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 कितना रुपया मिला? 18,000 शेयर का 10 रुपया करके 1,80,000 रुपया। और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में अपने को मिला कितना? 18,000 रुपया, 1 रुपया करके प्रीमियम मिला था। तो यहाँ पर बी में लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 18,000 रुपया। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2 18,000 रुपया, टोटल आ गया 1,98,000। रोमन 2 में गए, असेट्स लिखे, असेट के अंदर करंट असेट, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3 देके 1,98,000। अब नोट में कैसे लिखेंगे? नोट में पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? देखो ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में नहीं बताया है, तो भी लिखना तो पड़ेगा, चाहे हम लोग ब्लैंक छोड़ दें। ब्लैंक छोड़ दिया कोई बात नहीं, बट फॉर्मेट पूरा लिखना पड़ेगा। फिर इशूड कैपिटल में लिखेंगे 20,000। लास्ट टाइम क्या हुआ था? इशूड सब्सक्राइब्ड सेम था, तो हमने एक ही लाइन में लिख दिया था इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। पर इस बार इशूड अलग है और सब्सक्राइब्ड अलग है, तो इशूड में लिखेंगे 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 2 लाख रुपया, और उसके नीचे भी डबल लाइन कर देंगे, मतलब ये काउंटिंग में नहीं आएगा।
फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे 18,000 शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड। तो 1,80,000 रुपया पूरा मेरे को पैसा मिला है, और ये 1,80,000 रुपया को हम लोग ऊपर में शेयर कैपिटल बोल के लिखते हैं। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 18,000 रुपया, और वही रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पर 18,000 रुपया दिख रहा है। नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में लिखेंगे कैश एट बैंक, और वो आ जाएगा 1,98,000 रुपया जो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट को करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक कि जब हम लोग शेयर किसी को देते हैं पर उसके बदले पैसा नहीं लेते, ठीक है, ये होता है काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम। मैंने एक सामान खरीदा, उसके बदले पैसा नहीं देके शेयर दे दिए, तो इसको बोलते हैं शेयर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश यानी पैसा के बदले कुछ और। तो यहां देखो क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर्स ओनली फॉर कैश। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग पैसा लेके ही शेयर इशू करें। कंपनी में इशू फुल्ली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अगर हम अपने प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। Promoters of a company may be issued shares in the company for the services rendered by them. In that case, the entry will be incorporation cost या formation expense account debit to share capital. Shares issued to promoters. और अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं अंडर राइटर्स को, तो एंट्री क्या होगा? अंडर राइटर कौन होता है और उसका अग्रीमेंट क्या होता है, ये समझो। Underwriting is an agreement entered into before the issue is brought before the public, that if the shares or debentures are not taken up by the public in full, the underwriters will have to take up and pay for such part of the shares or debentures which the public has not applied for. तो ये पूछ सकता है थ्योरी में, what is underwriting agreement? यानी अंडर राइटर्स लोग जो होते हैं वो एक तरह से मेरे को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर पब्लिक आपका शेयर नहीं खरीदती है तो हम लोग आपका शेयर खरीद लेंगे, और इसी बात के लिए वो लोग मेरे से कमीशन चार्ज करते हैं। बिकॉज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप बेझिझक होकर बाजार में उतरिए, अगर पब्लिक नहीं खरीदती है तो हम आपका शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। द पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस हु और विच guarantee or undertake the issue are known as underwriters. For the guarantee or the service rendered by them, they charge an agreed commission, जिसको हम लोग बोलते हैं underwriting commission. The company may allot shares to underwriters to pay their commission. तो कंपनी उनको कैश में भी पेमेंट कर सकती है या फिर कंपनी उनको शेयर्स भी दे सकती है। When the shares are allotted to discharge underwriting commission, the following entries will be passed. Number 1, on making commission payable to the underwriters, यानी जब due entry होगा तो entry होता है underwriting commission account debit to underwriters, और उसके बाद जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो entry हो जाएगा underwriters account debit to share capital. On payment of commission in the form of share, entry हो जाएगा underwriters account debit to share capital. फिर तीसरा केस होता है जब हम लोग वेंडर्स को शेयर इशू करते हैं। पहला केस क्या था, प्रमोटर को, दूसरा केस क्या था, अंडरराइटर्स को, तीसरा केस है वेंडर्स को। समटाइम्स अ कंपनी परचेजेस सम असेट्स एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर्स इन फॉर्म ऑफ कैश, इट इशूज फुल्ली पेड शेयर्स टू द वेंडर्स। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर मेड फॉर दिस पर्पस। नंबर 1, व्हेन द असेट्स आर परचेज्ड फ्रॉम वेंडर्स, तो एंट्री होता है सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एंड व्हेन असेट्स आर इशूड टू वेंडर्स, तो एंट्री होगा व्हेन शेयर, सॉरी नॉट असेट, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर भी पहले ड्यू एंट्री हुआ और उसके बाद में पेमेंट का एंट्री। अंडरराइटर में भी वही हुआ था, पहले ड्यू एंट्री किए थे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, उसके बाद पेमेंट का एंट्री किए थे अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली यहां पर भी पहले ड्यू एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स एंड देन वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अभी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। तो क्या दिया है, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। वेरी गुड, पूरा वाई लिमिटेड का बिजनेस को ही खरीद लिया, असेट को नहीं, पूरा बिजनेस को ही खरीद लिया, बहुत अच्छी बात। फॉर ₹90,000 पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 90,000 रुपया में मैंने वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस खरीद लिया और मैंने उसको बोला कि आपको 10 रुपया का शेयर दूंगा, यानी आई विल गिव हिम 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। What entries will be made in the books of X Limited? बोल रहे हैं अगर हम लोग X Limited है तो हम लोग अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? If the issue is made at par, पहला केस, एंड दूसरा केस एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो पहले तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वो तो 90,000 रुपया कॉमन एंट्री है कि वो तो मैंने एसेट खरीदा, उसका एंट्री आ गया सन्ड्री एसेट टू वाई लिमिटेड। अब आता है ये 90,000 रुपया पेमेंट कैसे करना। तो अगर हम उसको 90,000 का ही शेयर देंगे, एट पार में इशू करेंगे, तो सिंपल है, तब तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इशू ऑफ 9,000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच, काम खत्म। पर अगर मेरा शेयर 25% प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, तो यानी मेरे एक शेयर का दाम 10 रुपया नहीं है, 12.5 रुपया है। तो अगर 90 रुपया मेरे को चुकाना है, तो 90,000 डिवाइड बाई 12.5 करेंगे, तो हम लोग 7,200 शेयर इशू करेंगे, जिसका नॉमिनल वैल्यू होगा 10 रुपया करके 72,000 रुपया। यानी उसको हम सिर्फ 72,000 रुपया का शेयर देंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 90,000 रुपया टू शेयर कैपिटल 72,000 रुपया यानी 72,000 रुपीज, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 18,000 रुपीज। समझ में आया? जब प्रीमियम पे हम लोग इशू करते हैं तो हम लोग का जो इशू प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो जो मेरा इशू प्राइस है उससे डिवाइड करके पता चलता है कि मेरे को कितना ठोस शेयर इशू करना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली मेरा शेयर कैपिटल का फिगर आएगा, बाद बाकी रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, जो क्या दिया है, ट्यूलिप लिमिटेड इशूड 50,000 shares of 10 each, credited as fully paid up to the promoters for their services. It also issued 30,000 shares of 10 each, credited as fully paid to the underwriter. यानी 50,000 शेयर वो दिया है प्रमोटर्स को और 30,000 शेयर वो इशू किया है अंडरराइटर्स को। तो एंट्री तो हम लोग को पता ही है, पहले जब प्रमोटर को इशू करते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं, तो एंट्री हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख रुपया, 50,000 इंटू 10। फिर जब अंडर राइटर्स को करते हैं तो पहले ड्यू एंट्री होता है, फिर पेड एंट्री होता है। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स 30,000 शेयर्स उसको इशू किया है, तो 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 3 लाख रुपया। उसके बाद अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे करना है एंट्री सारा? कोई कंफ्यूजन किसी को? सर लास्ट सम्स का प्रीमियम वाला फिर से समझाइए ना। प्रीमियम का कैलकुलेशन? हाँ सर। देखो, अपने को पिछले सम में पेमेंट करना था 90,000 रुपये, तो 90,000 रुपये अपने को देना है। अपने पास जो शेयर है उस एक शेयर का दाम है 12.5 रुपये, तो 90,000 डिवाइड बाई 12.5 करेंगे तो उसको कितना शेयर देना है? 7,200 शेयर देना है। 7,200 शेयर का 10 रुपया करके नॉमिनल वैल्यू आ गया 72,000। तो एंट्री हो गया वाई लिमिटेड को देना है 90,000 रुपया, जिसमें मेरा शेयर देंगे हम 72,000 रुपया का, और 18,000 हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है सर। क्लियर? तो ये टॉपिक समझ में आ गया कि जब शेयर को अदर देन कैश में अगर हम इशू करते हैं तो एंट्री क्या होगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, और एक दो एग्जांपल जो है वो मैं तुम लोग को पिक भेज दे रहा हूँ, वो तुम लोग अपने आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर अगर कोई डाउट आएगा तो हम लोग देखेंगे। ये जो इलस्ट्रेशन 9 है और 10 है, एक दो एग्जांपल्स मैं इसका तुम लोग को अभी पिक फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये तुम लोग अपने आप ट्राई करके देखना कि कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है कॉल्स इन अरियर और ये सब। अभी तक हम लोग जितना भी सम्स किए हैं
उसमें कोई भी पार्टी डिफॉल्टर नहीं था, सबने पेमेंट कर दिया, पर ऐसा जनरली होता नहीं है। बहुत बार इक्का दुक्का कोई ऐसा पार्टी होता है जो बोलता है हम एप्लीकेशन दे दिया, कॉल दे दिया, सॉरी अलॉटमेंट दे दिया, पर कॉल के समय बोल रहा है अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो डिफॉल्ट कर जाता है। तो उसका एंट्री कैसे होगा वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं पिक भेज दे रहा हूँ, ये तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। क्लियर? चलो आज का सेशन फिर यही एंड करते हैं हम लोग। चलो बाय बाय। बाय सर।